अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्लूरल इफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि लंग्स को प्लूरल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर में मुश्तमिल होता है। एक है विसरल लेयर और दूसरा है पेरिटल लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होती हैं इसको प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस कहा जाता है। जब इस प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस में फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए तो इसको प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। ये जो प्लूरल इफ्यूजन है इसको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक है ट्रांजिटिव इफ्यूजन और दूसरा है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ट्रांजिटिव इफ्यूजन प्रेशर ग्रेडिएंट में डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। हमें पता है कि बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर होते हैं, एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा है अनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड की वजह से होता है और अनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से होता है। और इस हाइड्रोस्टैटिक और अनकोटिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है इसको प्रेशर ग्रेडिएंट कहा जाता है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में इंक्रीज आता है या अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इसके रिजल्ट में प्रेशर ग्रेडिएंट इंक्रीज हो जाती हैं और प्रेशर ग्रेडिएंट की इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड प्लूरल कैविटी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और एज ए रिजल्ट लार्ज अमाउंट में फ्लूइड प्लूरल कैविटी में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो एक्सुडेटिव इफ्यूजन है ये मेनली इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर, इन्फेक्शन और लंग की इंजरी की वजह से होती हैं। जब लंग्स की ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो, इंजरी हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो लंग्स में तो एज ए रिजल्ट प्लूरल मेम्ब्रेन की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में फ्लूइड प्लूरल कैविटी की तरफ जाता है और वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है और एज ए रिजल्ट एक्सुडेटिव इफ्यूजन हो जाती हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि ट्रांजिटिव इफ्यूजन सिस्टेमिक फैक्टर की वजह से होती हैं। मींस बॉडी में जो भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट हो, अगर इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडिएंट डिस्टर्ब हो जाए तो ये ट्रांजिटिव इफ्यूजन काज करती हैं। लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन लोकल फैक्टर की वजह से होती हैं। मींस लंग्स में खुद कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये इफ्यूजन हो जाती हैं। ट्रांजिटिव इफ्यूजन बायलैटरल और इक्वल होती है और इसमें प्लूरल फ्लूइड पीएच 7.4 से इंक्रीज होता है। लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन यूनिलेटरल और अनइक्वल होती हैं और इसमें प्लूरल फ्लूइड पीएच 7.4 से डिक्रीज होता है। ट्रांजिटिव इफ्यूजन में प्रोटीन काउंट 3 ग्राम पर डेसीलीटर से डिक्रीज होता है, लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में प्रोटीन काउंट हाई होता है, मींस 3 ग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज होता है। ट्रांजिटिव इफ्यूजन में एलडीएच और वाइट ब्लड सेल का लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में एलडीएच और वाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज होती हैं। ट्रांजिटिव इफ्यूजन में क्लियर और पेल येलो फ्लूइड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में क्लाउडी और ब्लडी फ्लूइड प्रेजेंट होती हैं। अब कौन कौन से डिसऑर्डर है जो इन 2 इफ्यूजन को काज करते हैं। पहले वो डिसऑर्डर जो कि ट्रांजिटिव इफ्यूजन काज करते हैं उसमें क्रोनिक हार्ट फेल्यूर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एटेलेक्टेसिस आते हैं। क्रोनिक हार्ट फेल्यूर में क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इफ्यूजन हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में प्रोटीन की लीक इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और एज ए रिजल्ट अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाती हैं। और हमें पता है कि जब भी अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो एज ए रिजल्ट ट्रांजिटिव इफ्यूजन हो जाती है। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के 1/3 केसेस में ट्रांजिटिव इफ्यूजन होती हैं, लेकिन 2/3 केसेस में एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती हैं। एटेलेक्टेसिस मींस लंग्स कोलैप्स में भी ट्रांजिटिव इफ्यूजन हो जाती हैं। अब वो डिसऑर्डर जो कि एक्सुडेटिव इफ्यूजन को काज करती हैं, इसमें क्या आता है, इसमें निमोनिया आता है, टीबी आती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आती हैं और कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ आती हैं। इसके अलावा मेलिग्नेंसी, पैंक्रियाटाइटिस, एसोफेगल रप्चर और मेसोथेलियोमा वगैरह भी आती हैं। ये जितने भी डिसऑर्डर है ये मेनली प्लूरल मेम्ब्रेन की इंजरी काज करते हैं, जिसकी वजह से प्लूरल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्ट एक्सुडेटिव इफ्यूजन हो जाता है। अब इन दोनों डिजीज़ की काजेस हमें पता चलता है कि जो ट्रांजिटिव इफ्यूजन है वो बॉडी में किसी और एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, लेकिन जो एक्सुडेटिव इफ्यूजन है वो लंग्स में खुद कोई एबनॉर्मलिटी होती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लूरल इफ्यूजन ये मेनली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, लेकिन कभी कभार इसमें डिस्पनिया और प्लूरेटिक चेस्ट पेन प्रेजेंट होती हैं। डिस्पनिया इसमें पहले एक्सरसाइज के टाइम में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बाद में डिस्पनिया रेस्ट के टाइम भी प्रेजेंट होती हैं। प्लूरेटिक चेस्ट पेन वो चेस्ट पेन होता है जो कि डीप ब्रीथिंग के साथ इंक्रीज होता है। इसके साइन में क्या होता है कि चेस्ट की एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाती हैं।
प्लूरल क्यूटी में जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो लंग्स को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से लंग एक्सपेंड नहीं हो पाता और एज ए रिजल्ट चेस्ट की एक्सपेंशन भी डिक्रीज हो जाती है। स्टूनी डल परकशन नोट, इसका मतलब यह है कि जब हम लंग्स में एफेक्टेड एरिया पे परकस करते हैं तो हमें एक हाई पेच सॉलिड और मेटालिक क्वालिटी की साउंड सुनाई देती है। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड इस वजह से इसमें डिमिनिश होती हैं क्योंकि जो फ्लूइड होती हैं वो साउंड वेव्स को एब्जर्व कराती हैं। इसके साथ साथ इसमें टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस और वोकल रेजोनेंस डिक्रीज होती हैं। अब वो टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस किसको कहते हैं? जब भी कोई पर्सन बोलता है तो इसके चेस्ट वॉल पे एक वाइब्रेशन और पल्पेबल सेंसेशन सी फील होती हैं, जिसको टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस कहा जाता है। लेकिन इस पेशेंट में टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस डिक्रीज हो जाता है और इसके साथ साथ वोकल रेजोनेंस भी डिक्रीज होता है। मीन्स जब कोई पेशेंट बोलता है तो इसकी साउंड की इंटेंसिटी और क्लैरिटी रिड्यूस होती है। डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन को डायग्नोस करने के लिए हम एरेक्ट पोस्टीरियर इंटीरियर चेस्ट एक्सरे कराते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि पेशेंट को अपराइट स्टेंड किया जाता है और एक्सरे बीम को बैक से फ्रंट की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। अब इस पोजीशन का फ़ायदा यह है कि ग्रेविटी की वजह से प्लूरल फ्लूइड प्लूरल स्पेस में नीचे चली जाती हैं। मीन्स जो फ्लूइड है वो प्लूरल स्पेस के लोअर पार्ट में एकमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक्सरे पे इजीली विजिबल होती है। अब हमें चेस्ट एक्सरे पे क्या क्या नज़र आता है? हमें मेनिस्कस साइन नज़र आती हैं। मेनिस्कस साइन का मतलब यह है कि डायफ्राम के ऊपर या लंग के बेस में एक कर्व्ड क्रेसेंट शेप शेडो नज़र आती हैं। इसके साथ हमें ब्लंट कास्टोफ्रेनिक एंगल नज़र आती है। डायफ्राम और रेब केज के बीच में जो एंगल होती है इसको कास्टोफ्रेनिक एंगल कहा जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कास्टोफ्रेनिक एंगल है वो शार्प होती है, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन के केस में ये एंगल राउंडेड हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट 200 ml तक है तो हमें वो भी चेस्ट एक्सरे पे नज़र आते हैं, लेकिन अगर 200 ml से डिक्रीज़ हैं तो हमें ये चेस्ट एक्सरे पे नज़र नहीं आता। थोरेकोसेंटेसिस, थोरेकोसेंटेसिस मीन्स प्लूरल फ्लूइड एस्पायरेशन। लेकिन इस थोरेकोसेंटेसिस को परफॉर्म करने से पहले हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे पे इफ्यूजन की थिकनेस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़र आ जाए तो हम फिर इसमें थोरेकोसेंटेसिस कराते हैं, लेकिन अगर इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर से कम है तो हम इसमें थोरेकोसेंटेसिस नहीं कराते। हमने पहले भी पढ़ा कि ट्रांजिटिव इफ्यूजन में LDH का लेवल लो होता है, तो इस वजह से इसमें जो LDH की इफ्यूजन है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन एक्सुडेटिव फ्लूइड में ये 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से इंक्रीज़ होती हैं, क्योंकि जो LDH है वो एक इंट्रासेलुलर एंजाइम है। जब भी सेल की डैमेज होती है तो ये LDH इससे रिलीज़ होता है, लेकिन जो ट्रांजिटिव इफ्यूजन है उसमें सेल की काउंट डिक्रीज होती है, इस वजह से इसमें LDH का लेवल लो होता है। और ये भी शो करती हैं कि यहाँ पे मिनिमल सेल डैमेज हो गई हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो एक्सुडेटिव इफ्यूजन है उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या लंग की इंजरी की वजह से सेल की डैमेज होती है, जिसकी वजह से LDH का लेवल इसमें इंक्रीज़ होता है। अगर LDH का लेवल लो है तो LDH इफ्यूजन और सीरम की जो रेशियो है वो भी ट्रांजिटिव इफ्यूजन में 0.6 से डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में ये 0.6 से इंक्रीज़ होती हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रोटीन का लेवल है वो ट्रांजिटिव इफ्यूजन में डिक्रीज़ होता है। तो एज ए रिज़ल्ट प्रोटीन इफ्यूजन और सीरम का जो रेशियो है वो ट्रांजिटिव फ्लूइड में 0.5 से डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में ये 0.5 से इंक्रीज़ होती है। अब फ्लूइड की ओरिजिन की बुनियाद पर प्लूरल इफ्यूजन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर प्लूरल कैविटी में सेरस फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसको हाइड्रोथोरैक्स कहा जाता है, और अगर ब्लड प्रेजेंट है तो इसको हीमोथोरैक्स कहा जाता है। अगर काइल प्रेजेंट है तो इसको काइलोथोरैक्स कहा जाता है, और अगर पस प्रेजेंट है तो इसको पायोथोरैक्स और इम्फीमा कहा जाता है, और अगर यूरिन प्रेजेंट है प्लूरल कैविटी में तो इसको यूरिनोथोरैक्स कहा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, हमने पहले पढ़ा कि जो प्लूरल इफ्यूजन है वो या तो लोकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है या सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। मीन्स कोई डिजीज़ प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है। तो इस वजह से इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि पहले जो काजिंग एजेंट है उसको फाइंड करते हैं, फिर इस काज को ट्रीट कराते हैं और प्लूरल इफ्यूजन ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाती हैं। अगर पैरानिमोनिक इफ्यूजन है लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं हो गया है तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मीन्स
पॉजिटिव ग्राम स्टेन है या कल्चर है, या पीएच जो है वो 7.2 से डिक्रीज़ हैं, या ग्लूकोज 60 से डिक्रीज़ हैं, तो ये शो करती हैं कि ये जो इफ्यूजन है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। और कॉम्प्लिकेटेड केस में हम ट्यूब थोरेकोस्टोमी कराते हैं। ड्रेनेज, अगर इफ्यूजन सिम्टोमेटिक हैं, ये एसिम्टोमेटिक नहीं है, ये सिम्टोमेटिक हैं, अगर इफ्यूजन सिम्टोमेटिक हैं तो फिर हम इसमें प्लूरल फ्लूइड की ड्रेनेज कराते हैं। लेकिन ये जो ड्रेनेज है इसको आपने स्लोली कराना है। नियरली 2 लीटर पर डे प्लूरल फ्लूइड हम प्लूरल कैविटी से निकालते हैं। अगर इफ्यूजन रिकरेंट इफ्यूजन है, मींस बार बार हो रही हैं, तो इसमें हम टेट्रासाइक्लिन और ब्लूमाइसिन के थ्रू प्लूरोडेसिस कराते हैं। प्लूरोडेसिस वो टेक्निक है जिसमें फाइब्रोसिस के थ्रू पीरिटल और वेसल लेयर को आपस में एडहेस करा दिया जाता है। मींस इसके रिजल्ट में जो प्लूरल कैविटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन और ब्लूमाइसिन है ये प्लूरल स्पेस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को इंड्यूस कराती हैं, जिसके रिजल्ट में फाइब्रोसिस हो जाती हैं और एज अ रिज़ल्ट ये दोनों लेयर आपस में स्टेक टुगेदर हो जाते हैं। और अगर ये सारी टेक्निक इफेक्टिव ना हो जाए तो लास्ट में हम इसमें सर्जरी कराते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लूरल इफ्यूजन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।